हेलो स्टूडेंट्स, वन डे वन टॉपिक सीरीज चल रही है और आज का टॉपिक है एजुकेशन। और इसमें जो टॉपिक है हेडलाइन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, जो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा। और इसमें हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रीलिम्स फैक्ट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये इसमें हाल में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 3 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं इस एज के, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए आधारशिला, इसमें नेशनल करिकुलम उन्होंने जारी किया गया है। इसके आधारशिला के बारे में, जैसे आधारशिला ये 48 सप्ताह का एक विस्तृत पाठ्यक्रम होता है। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 साल के आयु के बच्चे के होते हैं, उनको लर्निंग की व्यवस्था की जाती है, जिसमें इसके आधार पर जैसे खेल कैलेंडर जारी करता है इसमें, इस पाठ्यक्रम के आधार पर, जिसमें शुरुआत के 4 सप्ताहों में शैक्षणिक गतिविधियां शामिल होती है। उसमें बच्चों के खेल संबंधित गतिविधियां और आंगनवाड़ी से घर तक लाने में मदद मिलती है। अगले 36 सप्ताह में, जिसमें अन्वेषण, खेल, बातचीत, रचना, प्रशंसा, चिंतन आदि चीज़ों में बिताए जाते हैं। इसमें जैसे कहानियाँ सुनाना, कविताएं पढ़ना, कला और शिल्प आदि चीज़ें शामिल होती है इसमें। जिसमें जो इस विषय में जो संघर्ष समाधान है और जिम्मेदारी लेने, दूसरों के साथ काम करने और उनके मदद करने पर केंद्रित होते हैं। इसके अंतिम और 8वें सप्ताह में वर्कशीट और बच्चों के प्रदर्शन के अवलोकन के साथ पिछले सप्ताह की सीख को दोहराया और सुदृढ़ किया जाएगा। इसमें ये राज्यों के लिए ये अपने स्वयं की संस्कृति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक आधार के रूप में काम करेगा। इसमें बच्चों की स्कूली शिक्षा की जो चुनौतियों से बाद में निपटने के लिए एक समाधान के रूप में भी ये कार्य करेगा। इसके अलावा इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं आधारशिला के, जैसे ECC पंचकोश के इस आधार पर ही है, जैसे कुछ चीज़ें डेवलप की जाएगी। इसमें जैसे शारीरिक विकास है, प्राणिक विकास है, मानसिक विकास है और बौद्धिक विकास और शैक्षिक विकास है। इसमें जैसे प्रारंभिक वर्षों में भाषा और पढ़ना लिखना सीखना और बच्चों के पढ़ने लिखने से जुड़े उभरते कौशल, लर्निंग का सकारात्मक माहौल, इसमें दैनिक कार्य और आत्मनियंत्रण संबंधी कौशल, और इसके तहत बच्चों के दिनचर्या का पालन करने और उनके सकारात्मक माहौल प्रदान करने, बच्चों के नेतृत्व के कौशल को बढ़ावा देने और निष्पक्ष रूप से इनके जो सक्षम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसमें यही है। अब खेल खेल में सीखना, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं। जैसे कुछ खेल आधारित भी गतिविधियाँ होती है, जैसे पहेलियाँ या रोल प्ले करना या किताबें पढ़ना या कहानियाँ बनाना, भाषा और गणित से जुड़े खेल जो गाइडेड वॉक इसे बोलते हैं। इसमें कुछ अन्य भी है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों पर सीखने या लर्निंग की विविधतापूर्ण पद्धतियों को अपनाना आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए भी इसी से महत्वपूर्ण होती है। कम आयु से ही लैंगिक समानता सुनिश्चित करना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि लैंगिक भेदभाव की शुरुआत और उसे आत्मसात करने की प्रक्रिया बच्चों में कम आयु से शुरू हो जाती है। इसमें आत्म अवधारणा, आकांक्षा और व्यवहार को प्रभावित करती हैं चीज़ें। इसमें दिव्यांगों का समावेशन, इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2023 में दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रंस जारी किया था। इसमें दिव्यांग बच्चों को स्क्रीनिंग और इंक्लूजन और रेफरल की सुविधाएं प्रदान की गई। अगला है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके बारे में ये है कि जैसे भारत में इस ECCE की आमतौर पर जन्म से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मस्तिष्क जो 85% जो डेवलप है, इनका 6 ईयर की एज में ही डेवलप, इससे पहले ही हो जाता है डेवलप। जो भारत में ECC के लिए वैधानिक और नीतिगत फ्रेमवर्क इस प्रकार है, जैसे आर्टिकल 45 में जो राज्य के सभी बालकों जो 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम 2009, इसमें प्रावधान किया गया है कि समुचित प्राधिकरण प्री स्कूल शिक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकता है। और भारत सरकार ने 2013 में नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC इस नीति को अपनाया था, और इसको जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में भी इसको अपनाया गया। इसमें जैसे देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे के तहत, मतलब 0 से 3 साल के बच्चों के लिए भी इसमें फ्रेमवर्क की सिफारिश की गई। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज NCFFS 2022, इसमें जैसे संस्थागत कुछ निर्देश के रूप में भी इसमें 3 से 6 साल के बच्चों को 0 से 3 साल के आयु के समूह के बच्चों के लिए उस गुणवत्ता वाले ECC को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया।
इसमें इसके लिए ईसीसीई के लिए कुछ अनियम पहले भी की गई थी, जैसे भारत में की गई पहले और वैश्विक पहले, इस दो प्रकार के। जिसमें भारत में वाली, इसमें मिशन शक्ति, जिसमें पालना आंगनवाड़ी से केंद्र का प्रावधान है, और इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी शामिल है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, इसमें जैसे 3 से 6 साल के बच्चों के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है ईसीसी को। और तीसरा है एकीकृत बाल विकास सेवा। इसका उद्देश्य जो जिम्मेदारीपूर्ण देखभाल, जो प्रारंभिक शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करता है, जिसमें फिजिकल या मोटर स्किल, उठना बैठना दौड़ना आदि चीज़ें, और भाषा भी इसमें शामिल है। और वैश्विक पहलें जो वर्ल्ड में की गई, जैसे यूनेस्को ने प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था के लिए वैश्विक भागीदारी रणनीति की भी शुरुआत की है। इसमें जैसे समग्र लक्ष्य और सुनिश्चित करना, जैसे ईसीसी प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ, प्रत्येक बच्चे के लिए पूरी तरह से समावेशी, सुलभ, किफ़ायती या जेंडर रेस्पॉन्सिव और न्याय संगत हैं इसमें। दूसरा है बाल अधिकारों पर कन्वेंशन CRC 1989 और सभी के लिए शिक्षा EFA 1990 का लक्ष्य सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सुगम बनाना है, क्योंकि सीखने की शुरुआत जन्म से ही हो जाती है। भारत इन दोनों कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। ये टॉपिक दोस्तों मतलब जो इसमें है नवीन नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशंस, इसमें कुछ और चीज़ें बताई गई है, जिसमें जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वेलफेयर चिल्ड्रन डेवलपमेंट ने भी नवचेतना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशंस ECS फ्रेमवर्क जारी किया गया है। ECS फ्रेमवर्क की इसके मतलब कुछ मुख्य विशेषताएं भी है इसमें, जैसे इसका उद्देश्य है कि बच्चों को सर्वोत्तम विकास सुनिश्चित करना, और इसके तहत मतलब जो समग्र प्रारंभिक अनुकरण हेतु इसमें उत्तरदायी देखभाल और आरंभिक शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें इसकी देखभाल करने वाले जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सशक्त बनाना, इनको और बनाया जाएगा। जिसमें इसकी जो पोषण देखभाल फ्रेमवर्क के 5 घटक में से 2 पर बल देता है, जैसे उत्तरदायी देखभाल और प्रारंभिक लर्निंग के लिए अवसर पैदा करना। ये 2 चीज़ें इनमें मेन है। इसके अलावा जिसमें वैश्विक WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास के लिए पोषण देखभाल फ्रेमवर्क प्रदान किया गया था। बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई, शारीरिक और रचनात्मक विकास जैसे चीज़ें शामिल की गई। इसमें 0 से 36 महीनों तक के बच्चों हेतु गतिविधियों के लिए 36 सेट शामिल किए गए हैं। इसमें ECS के बारे में, जैसे स्टिमुलेशन के लिए फ्रेमवर्क 0 से 3 साल के लिए जन्म से लेकर बच्चे के विकास के लिए इनके पहले 3 वर्षों तक देखभाल और स्टिमुलेशन को समझने और लागू करने में मौजूद वैचारिक और व्यावहारिक अंतराल को भरना है। मतलब ये घर के अंदर और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी गतिविधियों को मार्गदर्शन करता है। इसमें जैसे दिव्यांग बच्चों को भी शामिल करने के लिए इसके लिए अलग स्क्रीनिंग टूल आयु आधारित शामिल किया गया है इसमें भारत में उच्चतर शिक्षा, जैसे हायर एजुकेशन इन इंडिया, इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने उच्चतर शिक्षा को रिकग्निशन ऑफ हायर लर्निंग RPL के लिए भी दिशा निर्देश का मसौदा जारी किया है। रिकग्निशन ऑफ हायर लर्निंग RPL के बारे में, इसके बारे में यह है कि ये किसी व्यक्ति के मौजूदा ज्ञान, कौशलता, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर अनौपचारिक लर्निंग के माध्यम से अनुभव और मूल्यांकन औपचारिक व्यवस्था करता है। इसका जो उद्देश्य है, इसमें भारत में उच्चतर शिक्षा की स्थिति, इसके बारे में भी देखते हैं। जैसे 18 से 23 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा में GER 2014 से 15 में 23.7% था, जो 2021-22 में बढ़कर 28.4% हो गया। इसमें महिला जो GER है 2014 से 15 में 22.9 था और 21-22 में बढ़कर 28.5% हो गया है। उच्चतर शिक्षा के लिए NAP की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें जैसे स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। इसमें इसके भीतर जो यथोचित प्रमाण पत्रों के साथ निकास की कई विकल्प उपलब्ध होंगे, जिसमें पहले वर्ष की समाप्ति के बाद सर्टिफिकेट, और दूसरे वर्ष के बाद डिप्लोमा, तीसरे के बाद स्नातक की डिग्री, और चौथे के बाद में स्नातक की डिग्री के साथ साथ अन्य डिग्री प्रदान की जाएगी। विभिन्न संस्थानों में अर्जित एकेडमिक क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC के डिजिटल के रूप में भी संग्रहित किया जाएगा। इसमें संस्थागत सहयोग के लिए भी कुछ शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। साथ ही वैश्विक के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में भी कैंपस स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है।
संस्थागत फ्रेमवर्क इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ पूरे देश के अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने एवं प्रसारित करने का कार्य करेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम NETF इसकी स्थापना की जाएगी। ये एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगा जो प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान किया जाएगा। स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों के लिए शिक्षण, मूल्यांकन और प्रशासन को बेहतर बनाया जा सकेगा। इसमें उच्चतर शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य से कुछ उद्देश्य हैं इस प्रकार, जैसे वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले या जिले के लिए निकट कम से कम एक बड़े या बहुभाषक उच्चतर शिक्षा संस्थान की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2035 तक सभी SELs को एक अधिकार प्राप्त बोर्ड ऑफ गवर्नेंस BOG वाले स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा। 2040 तक उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को बहु विषयक संस्थान के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। और इसमें व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ उच्चतर शिक्षा का संकलन समापन उत्पादन को अनुपात को वर्ष 2018 के 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना है। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा अगला है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसमें है प्रधानमंत्री के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के साथ शासी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं इस प्रकार हैं, जैसे पार्टनरशिप फॉर एक्सीलेंटेड इनोवेशन एंड रिसर्च PAIR। इसके तहत अनुसंधान के मामले में प्रारंभिक अवस्था वाले विश्वविद्यालयों की शीर्ष स्तरीय स्थापित संस्थानों को के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें हब एंड स्पोक मॉडल भी पर भी आधारित होगा। इसमें मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज MASA, इसके तहत मतलब प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्राथमिक संचालित और समाधान केंद्र अनुसंधान का समर्थन किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, मोबिलिटी, एडवांस्ड मटेरियल और सोलर सेल, स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रौद्योगिकी आदि शामिल रहेगा। इसमें ANRF उत्कृष्ट केंद्र ACE ये वित्तीय सहायता के लिए विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र हैं, स्थापित किए जाएंगे इसको भी। और इसके अलावा ANRF के बारे में, जैसे इसकी उत्पत्ति ANRF अधिनियम 2023 के तहत स्थापित किया गया। इसकी पूर्ववर्ती विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का विलय कर दिया गया। इसमें इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEF नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसकी सिफारिश के अनुसार ही देश में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति का समर्थन व विकास करना है, प्रोत्साहन प्रदान करना है। ANRF भारत को ज्ञान संचालित समाज बनाने का प्रयास कर रहा है। वित्त पोषण 2023 और 28 की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसमें जैसे 14,000 करोड़ रुपए निजी शर्तों से और 36,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए जाएंगे। इसमें जो गवर्नेंस है, प्रशासनिक विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी DST और गवर्निंग शासी बोर्ड, प्रदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा प्रदेन उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा शिक्षा मंत्री। कार्यकारी परिषद, इसका अध्यक्ष भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होता है। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024, इसमें जैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इंडिया रैंकिंग 2024 नवा संस्करण जारी किया है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF को लागू करता है। इसके बारे में 2015 में लॉन्च किया गया था। उत्पत्ति ये देश भर के शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक पत्ती की फ्रेमवर्क तैयार करता है। रैंकिंग के 5 पैरामीटर हैं। इसमें जैसे शिक्षण, लर्निंग, संस्थान अनुसंधान, पेशेवर अभ्यास, स्नातक आउटकम, आउटरीच एंड इन्फ्लुएंटी तथा परसेप्शन है। इसमें NIRF फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए इंडिया रैंकिंग में नवाचार इनोवेशन रैंकिंग का एकीकरण किया गया है। इसमें कार्यान्वयन एजेंसी INFL IBNET इन्फ्लुएंट केंद्र गांधीनगर के सहयोग से राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड NBA शैक्षणिक संस्थान द्वारा इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला और संबंधित विषयों में डिप्लोमा स्तर के स्नातकोत्तर स्तर तक के कार्यक्रमों के गुणात्मक क्षमता का आंकलन करता है। इसमें वर्ष 2024 में 24 की रैंकिंग के लिए नई अतिरिक्त श्रेणियां में मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य सरकारी विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय, जिसमें IIT मद्रास 60 बार 2019 से देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान घोषित किया गया है। इसमें IISc बेंगलोर ने लगातार 9वीं बार विश्वविद्यालय श्रेणी में भी शीर्ष रैंक प्राप्त की है। अन्य वैश्विक रैंकिंग देखते हैं, जिसमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2025 में ये टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। और 2025 की रैंकिंग में 115 देशों में से 2092 रैंक वाले विश्वविद्यालय
2092 रैंक वाले विश्वविद्यालय शामिल है इसमें। इसमें विश्वविद्यालय को 5 प्रमुख स्रोतों और उनसे संबंधित 18 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है, जिसमें शिक्षण शोध, परिवेश शोध, गुणवत्ता, उद्योग से संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर इसमें शीर्ष रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय है। जो IISc बेंगलोर है वो टॉप स्थान पे है। हालांकि इसकी वैश्विक रैंकिंग जो है 251 से 300 के बीच है। 4 भारतीय विश्वविद्यालय को 401 से 500 रैंक में रखा गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग WUR 2025 इसे कॉकरेली साइमंड्स QS द्वारा जारी किया जाता है। ये रैंकिंग 9 प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे 18वें स्थान पर रही है। और यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट प्रभाव रैंकिंग 2024 ये TSE द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ये रैंकिंग विश्वविद्यालयों की पहचान करती हैं जो संयुक्त राष्ट्र के विविध सतत विकास लक्ष्यों SDG में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले होते हैं। शीर्ष रैंक वाले भारतीय विश्वविद्यालय अमृता विश्व विद्यापीठ रैंक इसमें 81 भी है इसकी रैंक। समग्र तालिका में सर्वाधिक संस्थान भारत के हैं। इसमें भारत के 96 संस्थान शामिल हैं। विदेशी विश्वविद्यालय में भारत में कैंपस, फॉरेन यूनिवर्सिटी में कैंपस इन इंडिया। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनाइटेड किंगडम के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय को भारत के गुरुग्राम में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए आश्रय पात्र LOL जारी किया है। इसमें से UGC भारत में विदेशी उच्च स्तर शिक्षा संस्थानों FSEIS के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम 2023 के तहत भारत में परिसर स्थापित करने वाले पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा। इसमें UGC भारत में विदेशी उच्च स्तर शिक्षा संस्थानों FSEIS के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम 2023 के बारे में इसका जो उद्देश्य है, ये जो हायर एजुकेशन है, जो इंटरनेशनल जो मान्यता प्रदान करने के लिए शिक्षा नीति 2020 के विजन के रूप में कार्य करेंगे, जिसमें उस रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। विदेशी विश्वविद्यालय परिसर संस्थापित करने के लिए इनका जो मानदंड है वो FEISI के समग्र के रूप में इसके संबंधित विषयों के बारे में विश्व के शैक्षिक 500 रैंक में शामिल होना चाहिए या किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक FSCI भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए सहयोग कर सकते हैं, बशर्ते इसके प्रत्येक विदेशी उच्च स्तर शिक्षण संस्थान अपने स्तर के पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो। इसकी मंजूरी UGC शुरू में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करेगा और जो आवेदक है FSCI को आश्रय पत्र जारी करेगा। आश्रय पत्र जारी होने की तिथि 2 वर्ष के भीतर भारत में कैंपस स्थापित करेंगे। फैकल्टी एवं स्टाफ संरचना, इसमें जो फैकल्टी और स्टाफ हो गए, इसकी जो नियुक्ति और योग्यता और वेतन संरचना, सभी सेवाएं की अन्य शर्त तय करने की स्वायत्ता है। इसमें डिग्री योग्यता प्रदान करना, जो भारत में FSCI के कैंपस के प्रदान की जाने वाली योग्यता संस्थान के मूल देश के FSCI के नाम और मोहर के तहत प्रदान की जाएगी। FSEI के मुख्य कैंपस में भारत में स्थित कैंपस, फिर भारत में FSEI कैंपस के मुख्य कैंपस में तथा भारत के संस्थान FSEI कैंपस के 20 छात्रों में प्रवेश है कैंडिडेट दर्शन की अनुमति है इसमें। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ क्लास को कंप्लीटली देखें इसको और इसको अच्छे से रियलाइज़ करें। थैंक यू।